देखिए कुल मिला जुला करके आप यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। क्या आप सही बोल रहे हैं? आप लोग यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही बनाइए। आप लोग यहाँ है? चलिए अच्छी बात है। साइंस, साइंस जो आपको पढ़ना है वो 3 चीज इसमें पढ़ना है। साइंस को हम 3 भाग में बांट करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो आप पढ़ते होंगे फिजिक्स। क्या पढ़ते होंगे? फिजिक्स। फिजिक्स कौन पढ़ाते हैं आप लोगों को? धीरज सर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? धीरज फिजिक्स पढ़ाते हैं। इसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आप लोगों को कौन पढ़ा रहे हैं? आरिफ सर पढ़ा रहे हैं। और तीसरा चीज पढ़ते हैं आप लोग, क्या चीज? बायोलॉजी। बायोलॉजी कौन पढ़ाते हैं? हम हैं, नाम लिए तो अच्छा लगा। बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं। यही 3 साइंस में है चीज। अब देख लीजिए, आपका जो बोर्ड में मार्क्स आता है, सबसे पहले इस बात को समझिए। जो बोर्ड में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप जो बोर्ड में पढ़ते हैं, आपको टोटल मिला करके साइंस कितना नंबर का पूछा जाता है? 100 नंबर का। तीनों से मिला करके आपका साइंस कितना नंबर का पूछा जाता है? 100 नंबर। 100 नंबर में आप देखिएगा कि इस 100 नंबर को भी 2 भागों में बांटा गया है। इस 100 नंबर को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 80 नंबर का आपको थ्योरी पूछा जाता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पूछा जाता है। यही ना होता है इसमें? 80 नंबर का आपका थ्योरी है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। यही ना है? साइंस में आप प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको किसी बच्चे को 20 में 20 भी मिल जाता है, 20 में 19 भी मिलता है, 18 भी मिलता है। आप खराब काम करते हैं तो थोड़ा सा लो भी मिलता है। सीधा बढ़ जाइए। यही ना बात होती है। अब इस 80 नंबर को अगर 3 भाग में आप बांट दीजिए तो लगभग 27 या 81, 27 नंबर का तीनों में पूछा जाएगा क्वेश्चन। यानी कि इसमें भी 27 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें भी लगभग 27 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें भी लगभग 27 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्या यही ना होता है? ये तीनों में 27 नंबर है, क्योंकि 20 नंबर तो प्रैक्टिकल का हो जाता है। अब यहाँ इस बात को और समझने की कोशिश कीजिए। अभी आपके जो साइंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 13-14 क्वेश्चन है लगभग, वो माने डबल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भैया ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये बनाइए, नहीं तो इस वाला बनाइए, अथवा कर करके या कर करके पूछा जाता है कि नहीं परीक्षा में? लेकिन भैया वो भी जो आपको बनाना है 2 में से 1। 2 में से कितना बनाना है? 1। जैसे कोशिका की खोज किसने किया? अगर इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा तो सही है, नहीं तो बगल में लिख देगा, सीधे नीचे लिख देगा, है ना, कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है। दोनों में से कोई एक को बनाइए। लेकिन अथवा वाला भी तो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अगर हम भी अगर 13 क्वेश्चन को हम ऐड कर दे सब में, तो लगभग आपको 40 नंबर का क्वेश्चन तो पढ़ना ही है। 40 नंबर का तो क्वेश्चन पढ़ना ही ना है। हमको तो तैयारी यही करना है। अभी आप लोग जो 10 क्लास के बच्चे हैं, जो बच्चे 10 क्लास के, जैसे 9th क्लास के बच्चे, तो 9th क्लास के बच्चों ने क्या पढ़ा? कोशिका वगैरह सब पढ़ा था। अभी बायोलॉजी का अभी हम बता रहे हैं कि अगर आप लोग पढ़िएगा, 10 क्लास के जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, 10 क्लास के बच्चे हैं आप लोग, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं बायोलॉजी का, तब बायोलॉजी में आप इस बात को समझिए। इन लोग दोनों तो पढ़ाने वाले, फिजिक्स पढ़ाने वाले धीरज सर है, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले आरिफ सर है। हमने बायोलॉजी नहीं शुरू किया था, आज से हम शुरू कर रहे हैं। आज से हम बायोलॉजी आपका शुरू कर रहे हैं। तो ये जो बायोलॉजी को अगर खींच करके इधर ले आइए, तो बायोलॉजी को हम लोग क्या कर सकते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी में क्या होता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हम लोग इसको कह सकते हैं कि जीव विज्ञान है। बायोलॉजी में जीव विज्ञान है कि नहीं? और लगभग आपको इसी तरह से क्वेश्चन को डील करना है कि नहीं? तो सबसे पहले इस बात को जान लीजिए, आपको कितना कितना नंबर का पढ़ना ही तो आपको पता चल गया। ये तो समझ में आ गया है आप लोगों को। और 20 नंबर का हमको प्रैक्टिकल भी कर लेना है। हम 13 नंबर को भी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। जो अथवा में भी जो क्वेश्चन आ रहा है उसको क्या हम छोड़ देंगे? उस सब को हमको पढ़ना है और बढ़िया से पढ़ना है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि बायोलॉजी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं,
आप याद रखिए कि ऐसा बायोलॉजी आप पढ़ने जा रहे हैं जो जैसे डॉक्टर को पढ़ाया जाता है। किसको पढ़ाया जाता है? डॉक्टरों को। याद रखिए, आप बिट्टू सर से बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। किससे पढ़ने जा रहे हैं? बिट्टू सर से। एकदम अलग अंदाज में, अलग तरीके से, नई बातों के साथ, जो आपके किताब में लिखी गई चीजें हैं उनसे भी ज्यादा बातों को अब आप पढ़ने जा रहे हैं बढ़िया से। और ऐसी पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं कि आपको माने जब एक बार पूरी थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी प्रश्न का आंसर ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। इस ढंग से हम लोगों को पढ़ाई करना है। क्लियर हो गए? अब बायोलॉजी में सबसे पहला आप चैप्टर जब 10 क्लास का निकालेंगे तो आपको सबसे पहले निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जैव प्रक्रम और बगल में लिखा हुआ है पोषण। क्या लिखा हुआ है? पोषण। ये आपका पहला चैप्टर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? बायोलॉजी का एक पहला चैप्टर है। आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो आप अपने चैप्टर्स को देखे भी नहीं हैं। देखे हैं? नहीं। तो आप इस बात को जानिए, सबसे पहले तो आपको साइंस में A to Z चैप्टर पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज है। अगर ये नहीं जानते हैं तो आप में बहुत बड़ी कमी है। आपको अगर चैप्टर्स का नाम पता नहीं है, चाहे वो आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हो, तो ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। आपको सबसे पहले उसको दिमाग में बनाना है कि हमको पढ़ना क्या है। जब आपको लक्ष्य पता ही नहीं है तो आप फिर तीर कैसे चलाइएगा और फिर मछली का आंख कैसे फूटेगा? बात समझ आ रही है ना? तो सबसे पहले तो इस चीज को जानना है। तो जैसे ही आप बायोलॉजी पढ़ेंगे 10 क्लास का, तो आपको जैव प्रक्रम में पोषण सबसे पहला चैप्टर पढ़ना होगा। दूसरा जैसे ही चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें आपका आ जाएगा श्वसन चैप्टर। क्या आ जाएगा? श्वसन चैप्टर। समझ में आ रही है बात? जैसे पहला है भोजन, खाना पीना। पोषण मीन्स क्या चीज? खाना पीना। दूसरा क्या है? सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सब बातें हैं। तीसरा है भोजन खाली करने से होगा कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला है ना गाड़ी भी चाहिए, परिवहन है कि नहीं? तो तीसरा चैप्टर आपको पढ़ने के लिए क्या रहेगा? परिवहन। क्या रहेगा? परिवहन। आपको ये भी पढ़ाई करना है, परिवहन की पढ़ाई करना है। इसके बाद जैसे ही आगे आप जाइएगा तो आपको पढ़ना है कि जैसे भोजन जब कर लिए और भोजन सब जगह पहुंचेगा तो खराब जो अपशिष्ट पदार्थ है शरीर से बाहर निकालिएगा कि अंदर ही छोड़ दीजिएगा? बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो आपको ये भी चैप्टर पढ़ना है, उत्सर्जन। क्या पढ़ना है? उत्सर्जन। आ रहा है समझ में? उत्सर्जन के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़िएगा तो आपको एक और चैप्टर पढ़ना होगा, नियंत्रण एवं समन्वय। क्या पढ़ना है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, ये भी आपको ध्यान देना होगा। समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। समझ में आ रही है बात? किताब खोल के कभी देखे हैं? नहीं। बोलिए बंद हो गया। यही हकीकत है, इसलिए उसको सबसे पहले देखें। नियंत्रण एवं समन्वय आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जनन हम लोगों को पढ़ना है। अपने जैसे संतान की उत्पत्ति भी करना है, जनन भी पढ़ना है। हर लोग, हर पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, अपने जैसे संतान, बंदर बंदर को जन्म देता है, आदमी आदमी को जन्म देता है, सांप सांप को जन्म देता है, तब ना उसका इस संसार में बैलेंस बना हुआ है। तो आपको एक चैप्टर क्या पढ़ना है? जनन भी पढ़ना है। और फिर इसके बाद आपको पढ़ना है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्या पढ़ना है? आनुवांशिकता, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, एवं जैव विकास। आपको समझ में आ रहा है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास आपको पढ़ लेना है। और इसके बाद 8वां जो पढ़ना है, पहला हो गया पोषण, दूसरा हो गया श्वसन, तीसरा हो गया परिवहन, चौथा हो गया उत्सर्जन, है ना, 5वां हो गया नियंत्रण एवं समन्वय, 6ठा हो गया जनन, 7वां हो गया आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और 8वां जो चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है वह है हमारा पर्यावरण। यही ना 8 चैप्टर है। ये चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा किसमें? भारती भवन की किताब में। लेकिन जैसे ही आप एनसीईआरटी का किताब पढ़िएगा या अन्य बुक्स पढ़िएगा तो ये पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन, ये जो 4 चैप्टर है
वो एक ही में कर दिया गया है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम रख दिया गया है? जैव प्रक्रम। आगे समझ में? भारतीय भवन के किताब में ये अलग अलग 8 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं? 8। आप याद रखिएगा, आप किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, पढ़ना आपको यही है, पढ़ना आपको यही है। मैंने कहा कि अगर भारतीय भवन की किताब को छोड़ दीजिए तो अन्य किताबों में, एनसीईआरटी बुक में ये चारों चैप्टर एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बोलिए। उसका नाम रख दिया जैव प्रक्रम पोषण, एक अलग टॉपिक में। इसके बाद जैव प्रक्रम श्वसन, अलग टॉपिक बना दिया। सबका उत्तर 4 चैप्टर एक ही में कर दिया है। आ गया समझ में? तो एक चैप्टर 2, 3, 4, 5, तो अन्य में आपको मन लगेगा कि कितना चैप्टर है? 5, लेकिन एक्चुअली टोटल मिलाकर के कितने चैप्टर हैं? 8। क्लियर हो गया? ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? सबको समझ में आ गए? अब ये 8 चैप्टर को अगर हम खूब बढ़िया से एक एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के हर एक बात को बढ़िया से अगर समझ लेंगे, हर एक चीज को बढ़िया से समझ लेंगे, तो बायोलॉजी में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पढ़ाई लापरवाही से नहीं, पढ़ाई जो है जिम्मेवारी से होनी चाहिए। पढ़ाई कैसे होनी चाहिए? जिम्मेवारी से। क्लियर हो गया? अब हमको जैसे ही जैव प्रक्रम हम शुरू करेंगे, इससे पहले जीव विज्ञान को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? जीव विज्ञान को। ये अब जो यहाँ तो 10 क्लास के लिए हम बता रहे थे, लेकिन जीव विज्ञान, अरे भैया जिसको भी जीव विज्ञान पढ़ना है, सबसे पहले उसको जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये बातें सबको पढ़ना है, चाहे वो 8 क्लास के बच्चा हो, 9th क्लास के बच्चा हो, 10 का हो, 7 का, 6 का, 11th का, 12 का। जीव विज्ञान है क्या चीज? सबसे पहले तो उस चीज को जानना पड़ेगा ना। तो ये कॉमन चीज है। हम लोग सबसे पहले देख लेंगे किसको? जीव विज्ञान को। किसको? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अच्छा, एगो चीज बताइए जरा सा, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा ना जो सबसे पहले बायोलॉजी बोला होगा? बोलिए। कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना। जीव विज्ञान, सीधा बढ़ जाइए, बढ़िया से पहले बैठिए, बढ़िया से बैठिए। जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान ये जो शब्द है, आखिर इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? ये जो जीव विज्ञान शब्द है, आप ही से हम पूछ रहे हैं। आप पढ़ने चले हैं जीव विज्ञान, या आप ही से कोई दूसरा कोई पूछ दे कि आखिर जो ये जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, या बायोलॉजी जिसका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? क्या जवाब दीजिएगा? तो याद रखिएगा, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। याद रहेगा? और ग्रीक भाषा में बायोलॉजी को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। बात समझ आ रही है? इसको कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। एक को कहा गया बायोस। क्या कहा गया? बायोस। क्या कहा गया? बायोस। समझ में आ रहा है बात? एक को क्या कहा गया? बायोस। और एक तो जो है हम लोग हिंदी में कहते हैं लोजियो। क्या कहते हैं? लोजियो। क्या कहते हैं? लोजियो नहीं, लोजिया। क्या कहते हैं? लोजिया। जबकि उसको अंग्रेजी में लिखा जाता है लोगोस। क्या लिखा जाता है? लोगोस। LOGOS, लोगोस। क्या लिखा जाता है? लोगोस। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? लोजिया। क्या बोलते हैं? लोजिया। और किस भाषा का ये शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अब आप जानिए कि बायोस मीन्स होता क्या है? बायोस मीन्स क्या होता है? तो बायोस मीन्स होता है लाइफ। क्या होता है? लाइफ, जीवन। क्या होता है? जीवन। बायोस का अर्थ क्या है? लाइफ। लाइफ बोले तो क्या चीज? जीवन। समझ में आ रहा है सबको? बायोस का अर्थ क्या है? लाइफ। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। और यहाँ पर जो लोगोस पढ़ रहे हैं, लोगोस जो पढ़ रहे हैं, तो लोगोस का अर्थ क्या होता है? लोजिया का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, स्टडी। क्या होता है? स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। इसका अर्थ क्या होता है? स्टडी, अध्ययन। अब आप देखिए तो
बायोलॉजी की परिभाषा यहां से आपको निकल के आ गई कि नहीं आ गई? यहां से बायोलॉजी की परिभाषा आई कि नहीं आई? अब यहां पर जीवन का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? जीवन का अध्ययन। तो किसका जीवन होता है, सजीव के कि निर्जीव के? सजीव का न जीवन होगा। श्वसन की प्रक्रिया, परिवहन की प्रक्रिया, खाना पीना की प्रक्रिया निर्जीव करेगा। बेंचवा के दीजिए तो खाने के लिए खाएगा, पंखवा को दीजिए खाने के लिए खाएगा, आपको देंगे तो तुरंत भागो भागो खा जाइएगा, है कि नहीं? समझ में आ रही बात? सीधा बैठ जाइए। तो जीवन का अध्ययन, किसके जीवन का अध्ययन? जीवों के जीवन का अध्ययन। तो अब बायोलॉजी की परिभाषा क्या देंगे कि जीवों का अध्ययन, जीवों के जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया? जीवों के जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो जीवन का क्या अध्ययन है? जीवों का ही अध्ययन कर लेंगे तो सब चीज का अध्ययन हो जाएगा। जीवों का अध्ययन क्या करेंगे? यही ना, जीवने का ना करेंगे, उसका उसके लाइफ का ना अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात जान लिए कि जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। आ गया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया इतना बात? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जोर से बोलिए। हम अकेले तुमसे ज्यादा 50 को 50 ज्यादा बोला, जोर से बोल। ग्रीक भाषा से हुआ है। ग्रीक भाषा में बायोलॉजी में कौन कौन से दो शब्द आते हैं? बायोस और लोगोस, है ना? बायोस और लोगोस। बायोस को तो बायोस हिंदी में भी कहेंगे, लेकिन लोगोस को हिंदी में क्या कहेंगे? लोजिया। आ गया समझ में? बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। तो बायोलॉजी की परिभाषा क्या हो जाएगा? जीवों का अध्ययन। क्लियर हो गया? यहां तक में किसी को दिक्कत? जोर से बोलिए। अब बताइए, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो पहली बार बायोलॉजी बोला होगा। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना जो पहली बार कौन सा शब्द रखा होगा? बायोलॉजी बोला होगा। तो अब यहां से हम बताइए हमको जरा सा। अच्छा, एक और चीज आपसे पूछेगा कि जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है, और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? पढ़ाए हैं आप लोगों को। किसको? हाँ बोलिए, ठीक बोल रही है लड़की। क्या? अरस्तु को। किसको कहते हैं? अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को। याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा फादर मीन्स जनक, जनक मीन्स आपको जन्म देने वाला। क्लियर हो गया? तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। आ रहा समझ में? याद रहेगा? लेकिन अब देखिए, यहां पर एक चीज और हम बताएंगे आपको, कुछ कुछ बातें बताएंगे, हम लोगों के बीच में शेयर होगा। आपको जानना है ये सब चीज, नहीं जानते हैं तो एक कमी है। अगर आप भूल गए, नहीं याद है, या किसी तरह का दिक्कत है तो ये आपकी कमी है। हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, जिसका छूटा हुआ है वो अपना समझ लीजिए। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को। अब इस बात को समझिए बढ़िया से। आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कब हुआ था और किसने किया था? इधर देखो ना, आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग कब हुआ था और किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट नहीं है? है। तो आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, अगर इसको हम लिखें ऐसे करके, बढ़िया पे नहीं है, और जैसा दीजिए ना आप अपना पेन, हाँ लाइए, उठा लीजिएगा इसको बाद में। देखिए ध्यान से, आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जिन्होंने किया था उनका नाम था लैमार्क। क्या नाम था? लैमार्क। क्या नाम था इनका? लैमार्क। और इस शब्द का प्रयोग 1801 ईस्वी में हुआ था। कब?
1801 ईस्वी में। याद रहेगा। आधुनिक युग में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लेमार्क ने किया था, और कब किया था? 1801 में। क्लियर हो गया। अब यहां पर इस बात को समझिए, यह ग्रीक भाषा में आप लोगों ने पढ़ा। अब एक भाषा है बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा में, जो विदेशों में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी शब्द का लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम कौन थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, बायोलॉजी शब्द का, इसको भी लिख दे क्या, तो देख लीजिए यहां बायोलॉजी स्पेलिंग है ना, सही लिखा हुआ हो, शब्द का लैटिन भाषा में, किस भाषा में? लैटिन भाषा के रूप में सर्वप्रथम इसका उपयोग किया गया था 1736 में। कब? 1736 में, 1736 ईस्वी में। उस वैज्ञानिक का कहिए नाम क्या था? कार्ल लिनियर। क्या नाम था उसका? कार्ल लिनियर। क्या नाम था इसका? कार्ल लिनियर ने किया था। याद रहेगा। अब याद देखिए, कहीं कहीं आपको दिया हुआ रहेगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको दो आदमी का नाम दिया हुआ रहेगा, लेमार्क, कार्ल लिनियर, दोनों का नाम दिया हुआ रहेगा। समझे कि नहीं? लिख दिया जाता है कि मैंने लेमार्क ने और कार्ल लिनियर ने किया था, लेकिन हम आपको स्पष्ट तौर से बता देंगे कि इसका प्रयोग जो कार्ल लिनियर ने किया था 1736 ईस्वी में किया था। लैटिन भाषा का वो चीज था, लेकिन आधुनिक में इनका जो लेमार्क जो है, लेमार्क का नाम 1801 ईस्वी में जब इन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया तो यह नाम ज्यादा फेमस हुआ। समझ में आ गई बात? तो यहां तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? बहुत अच्छा। अब जरा सा ध्यान दे दीजिए इधर। अब यहां पर बायोलॉजी को और ध्यान से समझिए। मजा आ रहा है आप लोगों को? चलिए, अब यहां पर है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अभी हम लोग चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन, परिचय। बायोलॉजी से जानिए कि बायोलॉजी है क्या चीज। बायोलॉजी शब्द का नाम किसने दिया? बायोलॉजी को, बायोलॉजी का फादर किसको कहते हैं? पढ़ना कैसे है, नंबर ज्यादा से ज्यादा कैसे ला सकते हैं, किस आधार पर पढ़ें। समझ में आ रही है बात? जो बच्चे अब्सेंट हैं, आप हम क्या बोलेंगे उनको, तो आपका छूट रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में हम लोग इसको 3 पार्ट में पूरे जीव विज्ञान को बांट देते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ध्यान से समझिएगा, कितने पार्ट में बांट देते हैं? 3 पार्ट। ठीक है। एक जो सजीव हो गए, एक जो जीव हो गए। पेड़ पौधा को आप लोग सजीव मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं? कितने बच्चे मानते हैं? आप लोग का क्या आवाज सूख गया? भूख लग गया क्या? अब हमको बताइए, पेड़ पौधा को सजीव आप लोग मानते हैं? सजीव है तब ना छोटा से बड़ा हो जा रहा है। अगर नहीं, जैसे दरवाजा है, गेट है, ये रोज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये निर्जीव है। पंखा आज इतना है, कल का और ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब कोई निर्जीव है ना? बोलिए। तो पेड़ पौधा सजीव है। तो देखिए, जब आप अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, बायोलॉजी किसका अध्ययन करता है? जीवों का, सजीवों का अध्ययन है। और सजीव में जो चीज आएंगे उन्हीं का अध्ययन करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इसको 2 भाग में बांट देते हैं। ये भाई, एक हो गया जंतु विज्ञान, जिसमें पूरा जंतु के बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया पेड़ पौधों का विज्ञान, है कि नहीं? पेड़ों का, पौधों का, ये सब का विज्ञान। उन लोगों को हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने कहा कि बायोलॉजी को हम और आसान बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? आसान बनाने के लिए हम इसको 3 भाग में बांट दिए।
कितना भाग में बांट दिए? 3 भाग में। समझ में आ रही है सबको बात? हमने इसको कितना भाग में बांट दिया? 3 भाग। सबसे पहला भाग को हमने कहा वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी अंग्रेजी में, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। एक हो गया प्राणी विज्ञान। क्या हो गया? प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान मीन्स जूलॉजी। कौन सा लॉजी? जूलॉजी, जिसमें हम लोग जंतु के बारे में पढ़ेंगे। प्राणी विज्ञान, प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे, प्राणी विज्ञान। बात समझ आ रही है? एक हमने सुविधा के अनुसार सूक्ष्म जीव विज्ञान अलग कर दिए। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव किसको कहेंगे? सूक्ष्म माने छोटा, और जीव तो जीव है, तो वैसा जीव जो काफी छोटा हो, तो जो जीव छोटा उसको कहेंगे सूक्ष्म जीव। क्या कहेंगे उसको? सूक्ष्म जीव। तो अगर हम इसको अलग करके पढ़ लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब आया समझ में? बायोलॉजी को अगर बेहतर से बेहतरीन बनाना है और ज्यादा से ज्यादा बात को समझना है, तब आपको इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। अब आया समझ में? एक हो गया वनस्पति विज्ञान, एक हो गया प्राणी विज्ञान, एक हो गया सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब यहां पर देख लीजिए, वनस्पति विज्ञान, इसके जनक, प्राणी विज्ञान के जनक और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, इन तीनों के जनक, इन तीनों के पिता, इन तीनों के पर काम करने वाले लोग अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही हम वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ाई करेंगे, किसके बारे में? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान यानी कि पेड़ पौधों के बारे में अगर जीव विज्ञान में सबसे ज्यादा किसी ने मेहनत किया, सबसे ज्यादा बातों को जिसने बताया, जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया, उसी को न जनक कहेंगे, उसी को न उसका पिता कहेंगे। तो उसके पिता, हम पढ़ाए हैं आप लोगों को कि वनस्पति बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। याद रहेगा? भूल गए थे क्या? पढ़ाए थे ना? थियोफ्रेस्टस। तो इसके जनक किनको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। याद रहेगा? थियोफ्रेस्टस को। यानी कि जो बॉटनी के पिता कहे जाते हैं, वनस्पति विज्ञान के जो पिता कहे जाते हैं, वो कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस। और प्राणी विज्ञान के तो आप लोग जान ही रहे हैं। प्राणी विज्ञान को अरस्तु, क्या कौन है इसका? अरस्तु। इसका जनक कौन है? अरस्तु। नाम याद रहेगा ना? इसके जनक कौन है? अरस्तु। और याद रखिए, जब आपको हम कोशिका पढ़ाए थे तो सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। लेकिन वह किस कोशिका का खोज किए थे? मृत। इसके बाद हम ठीक एक लाइन पढ़ाए थे, इसके बाद हम ठीक एक लाइन पढ़ाए थे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था? एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने। अब बताइए जरा सा, वो आदमी कर क्या रहा था? तो वो आदमी खाना खाने के बाद, वो आदमी खाना खाने के बाद दांत से जो फंसा हुआ भोजन है उसको तो दंतखोदनीय न कहते हैं हम लोग, उससे निकाल करके देखा कि अरे इसमें है क्या चीज, तो ये तो जीवाणु है। और उसी में उसने जीवित कोशिका की खोज किया था। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? तो भैया वो जो जीवित कोशिका की खोज किया तो भी जीवे न था। और वह जीव कैसा जीव था? तो अति सूक्ष्म जीव था। कैसा जीव था? अति सूक्ष्म जीव। कोशिका कैसी थी? वो अति सूक्ष्म। तो सूक्ष्म, याद रखिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज किसने कर दिया? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान की खोज
उसी वैज्ञानिक ने किया जिसका हम अभी नाम ले रहे थे, जिसने खोदनी से दांत से भोजन को निकाल करके उसमें खोज दिया, जिसका नाम क्या था? एंटोनियन लीवेनहॉक, है ना? तो इसके जनक कौन हो गए, जल्दी से बताइए? एंटोनी लीवन नहीं, लीवेनहॉक, और जे लिखा रहेगा तो समझ लीजिएगा, ठीक है ना? तो एंटोनियन लीवेनहॉक ने सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म जीव के विज्ञान का इनको क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। अब आप यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। आपसे अगर कोई पूछ दिया अलग अलग कि वनस्पति विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? प्राणी विज्ञान का अरस्तु को। और सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है? जनक किन्हें कहा जाता है? एंटोनियन लीवेनहॉक को। क्लियर हो गया? अब बताइए, अब हमको बताइए, प्राणी विज्ञान में प्राणियों की संख्या ज्यादा है, और प्राणी विज्ञान में प्राणियों की, एक प्राणी के अंदर में आंख, कान, नाक, जीभ, है ना, त्वचा, है ना, बहुत सारे दिल, फेफड़ा, ये वो बहुत सारे चीज हैं। तो इनका अध्ययन तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, इनका अध्ययन तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन पेड़ पौधों में क्या है, अगर एक पेड़ पौधों के बारे में अगर आप जान गए तो लगभग आप उसके हर एक चीजों को जान जाइएगा, हर एक पेड़ पौधों के चीजों को जान जाइए। लेकिन प्राणी विज्ञान में क्या यह मतलब संभव है? नहीं। इसमें हर चीज के बारे में अलग अलग, यानी कि बहुत ज्यादा पढ़ना है। वही सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में इन दोनों से कम पढ़ना है। बात समझ में आ गई? तो सबसे ज्यादा मेहनत थियोफ्रेस्टस को लगा कि अरस्तु को लगा कि लीवेनहॉक को लगा? अरस्तु को लगेगा, स्वाभाविक सी बात है, दिमाग भगवान दिए हैं ना। तो सबसे ज्यादा अगर पार्ट जंतु विज्ञान में पढ़ना है तो सबसे ज्यादा काम इन तीनों में अरस्तु को ही करना पड़ा होगा। तो इसीलिए पूरे जीव विज्ञान का सबसे ज्यादा काम अरस्तु ने ही किया, सबसे ज्यादा थ्योरी इसी ने दिया, सबसे ज्यादा वर्क इसी के माध्यम से हुआ। इसीलिए पूरे जीव विज्ञान के पिता के तौर पर हम लोग किनका नाम जानते हैं? इसीलिए यहाँ पर लिखे थे फादर ऑफ बायोलॉजी। किसे कहा जाता है? क्लियर हो गए? इतना बात अच्छा लगा? बजाओ यार। समय हो गया कि है अभी बचा हुआ समय। देखिए इतना एक बार में समझ में आ गया? मजा आया? अब देखिए जरा सा कुछ बात, हम देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, हम लगातार 72 घंटा तक बोल सकते हैं। कितना घंटा तक? 72 घंटा तक। 72 घंटा में 3 दिन, 3 रात 3 दिन लगातार, कोई हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सुनने की शक्ति कितनी है ये आप समझिए। समझ में आ रही है बात? और एक चीज समझिए कि बायोलॉजी की जहां तक बात होगी, केमिस्ट्री की जहां तक बात होगी, उसमें अब हम और हिस्ट्री की बात होगी तो थकने वाले हैं, और ज्योग्राफी में थकने वाले हैं। तब कहा मैंने आपको, मैंने इकोनॉमिक्स में थक जाएंगे, तो पॉलिटी में हम थक जाएंगे? बोलिए जरा सा। न थकेंगे, बोलते रहेंगे, हर टॉपिक पर बोलते रहेंगे। लेकिन आप लोगों का मुंह एकदम हो गया है कैसा? एकदम सूख करके चौपट हो गया है। चलिए आगे हम लोग फैक्ट्स कुछ जान जाते हैं। इतना के बाद क्या जान जाते हैं? कुछ अच्छा बात जानते हैं, फैक्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फैक्ट्स मीन्स वास्तविकता, जो आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन फिर भी वह सच है। फिर भी वह क्या है? सच है। आप विश्वास करें या ना करें लेकिन वह बात सच है। आ रहा समझ में? वो फैक्ट है कि नहीं? जैसे अब बताइए, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, फैक्ट है कि नहीं है? वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस है, फैक्ट है कि नहीं है?
सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता एंटोनी वॉन लीeuwenhoek है, फैक्ट है कि नहीं है? है। तो ये तो हम पढ़ाते, इसके आगे की बात पढ़ाएंगे। तो एक फैक्ट आप लोग जानिए खूब बढ़िया से। जब शुरू में जीवन की उत्पत्ति हुई, याद रखिएगा, हम लोगों को जीने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता थी? ऑक्सीजन। किसकी आवश्यकता थी? किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, याद रखिएगा। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की। लेकिन यह फैक्ट है कि जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन था ही नहीं। समझ में आ गई बात है? यह वास्तविक बात है कि जब पहली बार जीवन की उत्पत्ति हुई, जब पहली बार किसी जीव की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई, तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था। अच्छा लगा तो ताली बजाते रहिए। क्लियर हो गया? अब दूसरे फैक्ट की बात हम लोग करते हैं। किसकी बात करते हैं? दूसरे फैक्ट की। आप जान जाइए, आपके शरीर में आपको लगता होगा कि मेरा ये जो है सबसे ज्यादा मजबूत है, किसी को लगता है कि मेरा ये वाला सबसे ज्यादा मजबूत है, किसी को लगता है कि मेरा ये सबसे ज्यादा मजबूत है, किसी को लगता है कि मेरा सबसे ज्यादा ये मजबूत है। गलत बात। दूसरा फैक्ट क्या है? शरीर का अगर सबसे मजबूत अंग है, शरीर का अगर सबसे ज्यादा कोई मजबूत अंग है, तो दांत का इनामेल, दांत का इनामेल, आगे वाला पार्ट सबसे कठोर और सबसे मजबूत है। ये आपको हमने दूसरा फैक्ट बता दिया। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? और याद रखिए, तीसरा फैक्ट आपको हम बताने जा रहे हैं। कौन सा फैक्ट? तीसरा फैक्ट। आपका सबसे ज्यादा स्पीड में, सबसे ज्यादा स्पीड में चलने वाला चीज क्या है? आपके शरीर का मन। अभी यहां तो कभी बोध गया वाटर पार्क, तुरंत भर में एरोप्लेन पर बैठ जाइए, तुरंत भर में जो है घर पहुंच जाइए, तुरंत भर में जो है साइकिल चला रहे हैं। मन बहुत तेज से चलता है। और मन क्या है? ब्रेन मन को क्या करता है? कंट्रोलिंग पावर। कौन? कंट्रोलिंग पावर। तो सबसे तेज गति से आपका मन काम करता है कि नहीं करता है? तो याद रखिए, ये तीसरा फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। सबसे तेज आवेग, सबसे तेज गति तंत्रिका तंत्र की है। तंत्रिका तंत्र बोले तो न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र बोले तो न्यूरॉन। और हमने कहा है, पूछा है आपसे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? बोलिए। तंत्रिका कोशिका का नाम पढ़े हैं ना आप लोग? उसी को ना हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, जो कहां पाया जाता है? ब्रेन में। इसका आवेग इतना ज्यादा है कि आपको आश्चर्य होगा कि 1 सेकंड में यह 532 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 1 सेकंड में कहां पहुंच गया? 532, 1 सेकंड में। क्लियर हो गया? 532 किलोमीटर प्रति सेकंड इस तंत्रिका तंत्र का आवेग है। आगे क्लियर हो गया? ये फैक्ट पहले से पता था आप लोगों को? नहीं सर। मजा आ रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? अब एक चीज और जान लीजिए तो आपको अच्छा लग रहा है। हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, हुआ है। और ये कोशिका मिल करके उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं, अंग एक सिस्टम बनाती है, उसको अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र मिल करके एक बॉडी का निर्माण करता है। हमारे शरीर में एक कोशिका नहीं है, हमारे शरीर में लाखों कोशिका है। आप इसी बात को समझ लीजिए कि हर एक सेकंड, प्रत्येक 1 सेकंड में आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी कोशिकाएं हैं। 1 सेकंड के अंदर में 150 लाख कोशिकाएं मर जा रही हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, बजा सकते हैं।
150 लाख कोशिकाएं प्रति सेकेंड नष्ट हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं, बन नहीं रही हैं, वो नष्ट हो रही हैं। 150 लाख कोशिका, 150 लाख कोशिका प्रति सेकेंड नष्ट। कितनी कोशिकाओं से बना, समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? आ रहा समझ में? बात समझ आ रही है? अब याद रखिए, मनुष्य जब हम लोग एक बार सांस लेते हैं नॉर्मली, जैसे आप लोग अभी सांस ले रहे थे ना, नॉर्मली, ये नहीं कि आपको टान कर खींचना, नहीं, जो नॉर्मली आप लोग सांस लेते हैं, आप बताइए कितना मिलीलीटर हवा अंदर ले लेते हैं? एक नॉर्मली सांस लेने में 500 ml हवा हम अपने शरीर के अंदर में ले लेते हैं। 500 ml, कितना ml? 500 ml। 1000 ml होगा तो 1 लीटर हो जाएगा, यानी कि आधा लीटर। कितना लीटर? आधा लीटर हवा एक बार, जैसे हम लोग आराम से सांस ले लेते, हो गया आधा लीटर हवा अंदर चला गया। सोचिए कितनी बार आप सांस लेते हैं दिन भर में, कितनी हवा आप अपने अंदर ले जाते हैं। आ गया समझ में? कितना लीटर? 500 ml। पढ़ाएंगे श्वसन में। कहाँ पढ़ाएंगे? श्वसन में। अरे फैक्ट यार, मजा आया है तो ताली बजाते रहिए। विश्वास है ये, इस बात का विश्वास था आप लोग को पहले से है, ओरिजिनल चीज। आप विश्वास कीजिए, याद नहीं कीजिए। एक मनुष्य नॉर्मली जो सांस लेता है एक बार में, वह 500 ml तक का क्या कर लेता है? ये करता है। मनुष्य के शरीर में, अगला फैक्ट सुनिए, आपके शरीर में कितने बाल हैं? कभी गिने हैं? पूरे शरीर में कितने बाल हैं? बताए थे ना अभी, 50 लाख बाल है आपके शरीर में। कितने बाल हैं? 50 लाख। ताली बजा सकते हैं, कहना पड़ेगा बार बार। आपके शरीर में कितने बाल हैं? लगभग 50 लाख। सर आप गिने हैं? अरे भैया हम तो बहुत चीज नहीं किए हैं, जो है उसको पढ़ाते हैं। लेकिन आप ये अंदाजा रखिए कि 50 लाख आपके शरीर में क्या है? बाल है। क्लियर हो गया? सांस लेते हैं ना, सांस को अंदर लेने में 2 सेकंड का समय लगता है और सांस को बाहर छोड़ने में 3 सेकंड का समय लगता है, और पूरा एक बार सांस लेने और छोड़ने में लगभग 5 सेकंड का समय लगता है। समझ में आ गई बात? मजा आ रहा है? एक बार सांस जब आप लेते हैं तो सांस लेने में 2 सेकंड का वक्त लगता है। कितना सेकंड का? 2 सेकंड। सांस छोड़ने में कितना सेकंड का? 3 सेकंड। आपको कोई पूछेगा कि सांस लेने में ज्यादा वक्त कि सांस छोड़ने में ज्यादा वक्त, तो भैया सांस छोड़ने में ज्यादा वक्त लगता है 3 सेकंड, और सांस लेने में कितना वक्त? 2। लेकिन पूरी प्रक्रिया करने में कितना समय? ये फैक्ट हो गया। समझ में आ गई बात? शरीर का कौन ऐसा अंग है जहां ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है? बताइए। शरीर का कौन सा अंग है जहां ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है? इतना समय नहीं है सोचने का। पता है तो बताइए, ना पता है तो सुनिए। पता है? आपके आंख की कॉर्निया जो दान दिया जाता है, वहां ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। और यह वायुमंडल के हवा के ऑक्सीजन लेता है। हवा से क्या लेता है? ऑक्सीजन की प्राप्ति करता है। आपके आंख जो कॉर्निया है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वहां ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। पता चल गया? समझ में आ गया? ये बात पहले से जानते थे कि अभी जान रहे हैं? अभी जान रहे हैं, ठीक है। आपके शरीर में जितना मोटाई है, माने वसा है, फैट है, समझिएगा। वसा का मतलब क्या? तैलीय पदार्थ है ना। जितना घी मक्खन सब है, उससे आपको पता होना चाहिए कि 7 गो साबुन का निर्माण किया जा सकता है। आपके शरीर में इतना फैट है, आपके शरीर में इतना वसा है कि उससे कितने साबुन बनाए जा सकते हैं? 7। कितने साबुन बनाए जा सकते हैं? 7 साबुन बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? ये बात पहले से पता था कि नहीं था? तो अब जान गए। आपको याद रखिएगा, जन्म के समय, अगला फैक्ट बता रहे हैं, जन्म के समय हमारे शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। बड़ा होते होते मात्र 206 हड्डी रह जाती। तो पता होगा, ये तो पता होगा। बच्चे जन्म लेते समय कितनी हड्डियां होती है? 300। और बड़ा होते होते, वयस्क होते होते कितना हड्डी हो जाता है? 206। तो ये बात पता था,
तो आप लोग इस पर कोई ज्यादा रिएक्शन किए नहीं, क्योंकि इस बात को पता था। अब सोचिए आप सोचिए अगर सब 300 हड्डी और मात्र बच गया तो सोचो जो पहली बार जानेगा तो उसको तो आश्चर्य लगेगा कि नहीं लगेगा, कि बच्चा रहेगा तो ज्यादा, अब बड़ा हो जाएगा तो कम, क्या ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन इस फैक्ट्स है कि नहीं है, वास्तविकता तो यही है ना। तो जितनी भी बातें बताए हैं सब फैक्ट से है, सब क्या है, वास्तविकता है, कोई गलत बात नहीं है, 100% तो क्या है, सही है। समझ में आ गई बात? अब आप जान लीजिए बढ़िया से एक और फैक्ट, मनुष्य का दिमाग, ब्रेन, बिना ऑक्सीजन के, मनुष्य का दिमाग, समझ, ब्रेन बिना ऑक्सीजन के 5 से 10 मिनट तक जिंदा रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के। इसीलिए आप जान लीजिए कभी कभी आदमी मर भी जाता है ना तो उसका ब्रेन काम करते रहता है 5 से 10 मिनट। कितना मिनट तक? 5 से 10 मिनट तक, याद रहेगा। और एक बात बहुत बढ़िया आपको बताते हैं, आपके शरीर में ब्रेन ही एक ऐसा चीज है, आपके शरीर में दिमाग ही एक ऐसा चीज है कि अगर आप भूख लगे और भोजन नहीं किए हैं तो ब्रेन खुद को खाना शुरू कर देता है। ब्रेन क्या करता है? खुद को भोजन लेना शुरू कर देता है। भूखमरी के कगार पर अगर आप रहिएगा तो ब्रेन को ही खा करके अपना भोजन पूरा करता है। आ गया समझ में? ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि नहीं? इसलिए कभी भी भूख लगे तो भैया भूख से आप समझौता मत कीजिए, पहले दीजिए। नहीं दीजिएगा आदमी कहता है ना कि भूसा का खा रहा है तुम्हारा दिमाग, तो भूसा खा जाएगा, ब्रेन में खा जाता है, ब्रेन नहीं काम करता है भूख लगने पर। समझ में आ गई बात? इसलिए जब भी पढ़िए तब बिस्कुट उस्कुट लेकर के पढ़िए, किताब उताब रख ले रहिए, बिस्किट उस्किट ले लीजिए, जब भी भूख लगे थोड़ा सा महसूस हो कटा मारिए, पानी पीजिए, ब्रेन को एकदम ताजा रखिए। याद है, सही बात बता रही हूँ, हंसने वाली बात नहीं है। समझ में आ गई ना? अगर आपके शरीर को भूख लगेगी, ब्रेन को अगर भूख लगेगा तो ब्रेन को ही खा जाता है, यानी कि ब्रेन आपका काम करना बंद, सन्नाटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य रात में लंबा होता है कि दिन में? कौन बात बोल रहा है सर? दोनों दिन तो लंबा या सेम रहेगा? नहीं, मनुष्य रात में छोटा हो जाता है और दिन में जागते समय लंबा हो जाता है, चाहे वह लंबाई कितना भी क्यों ना हो। समझे कि नहीं? सोते समय मनुष्य थोड़ा छोटा होता है और जगते समय मनुष्य थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जानते थे कि नहीं पहले से बात? तो नहीं जानते तो ताली बजा सकते हैं। नियंत्रण समझ में आएगा तो पढ़ा देंगे इसको, ठीक है? नियंत्रण समन्वय में इसको क्या कर देंगे, आपको थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा जिक्र याद करवाइएगा तो हम आपको बता देंगे। समझे कि नहीं? तो मनुष्य का शरीर रात के बजाय दिन में ज्यादा लंबा होता है, थोड़ी सा, ये नहीं कि मैंने एकाध हाथ बहुत नॉर्मली, एकदम नॉर्मली। क्लियर हो गए? देखिए आपके शरीर में 2 किडनी, दाई बाई, कौन किडनी ऊपर कौन किडनी नीचे रहता है बताओ? तो आप याद रखिएगा, आपके शरीर में बाईं जो किडनी है, बाएं तरफ की किडनी, वो थोड़ा ऊपर रहती है और दाहिनी किडनी थोड़ा सा, जानते थे कि नहीं बात? बजाओ ना यार। बाएं किडनी थोड़ा सा ऊपर और दाहिनी किडनी थोड़ा सा नीचे। क्लियर हो गए? आप बताइए आपके शरीर का कौन ऐसा अंग है, आपके शरीर का कौन ऐसा अंग है जिसकी वृद्धि हर समय होती रहती है, जो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, हमेशा बढ़ती है? बताइए, अंग पूछ रहे हैं, अंग याद रखिए। आपके शरीर में कान और नाक कभी बढ़ना बंद नहीं करती। समझ में आ गई बात? तो ताली बजा सकते, हम बोलेंगे बार बार दे। आपके शरीर के कान और नाक कभी भी बढ़ना बंद नहीं कर सकते, बढ़ते रहते। इसलिए ना देखते कभी ना खूब बड़ा हो जाता है। कान और नाक हमेशा बढ़ते रहते, वो रुकने का नाम नहीं लेगा। समझ में आ गई बात?
कि नहीं समझ में आ गया? थंब इम्प्रेशन रहता है ना। आप बताइए, किसी का इस हाथ की जो बातें हैं, इस अंगुली में जो निशान हम लोग देते हैं, किसी भी व्यक्ति से मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। आपके अंगुलियों के निशान कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकता, जन्म देने वाला से भी नहीं मिल सकता। बात समझ में आ गई? समझ में आ रही है बात ना? ये अगर मिल जाए तब तो आपका बैंक खाता खोल देगा पूरा, एकदम लेकर निकल जाएगा। आपका रजिस्ट्री आपका नाम से करवा लेगा दूसरा कोई, है ना? तब तो हम लोग ऐसा रहता था, हाजी हमर मतलब दूसरे को बना लेता है कि नहीं? तो जिस तरह से हर एक व्यक्ति के अंगूठे या अंगुलियों के निशान अलग अलग होते हैं, आपके शरीर में इसके अलावा कौन ऐसा अंग है जो अनोखा है? इसी तरह से अनोखा है, वैसा कौन सा अंग है? तो याद रखिएगा, अंगुली के बाद, किसके बाद? अंगुली के बाद जीभ। अंगुली के बाद कौन? जीभ ही एक अनोखा अंग है जो कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होता है, एक दूसरे के समान नहीं होता है। ठीक हो गया? चलिए अब हम छोड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो सामने हैं, हमको छोड़ना पड़ेगा। याद रखिए, समय भी हो गया है। और दूसरी बात, अंतिम चीज में हम आपको बता रहे हैं कि जब आप सोते हैं और सोने के बाद जैसे ही जगते हैं, जब आप सोते हैं और सोने के बाद जैसे ही जगते हैं, तो आपका ब्रेन इतनी इलेक्ट्रिक ऊर्जा पैदा करती है जिससे एक बल्ब आसानी से जलाया जा सकता है। समझ में आ गई बात? बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको हम बीच बीच में बताते रहेंगे। तब तक के लिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का। आप इसी तरह से रोज आइए, बीटू सर से बायोलॉजी पढ़िए, नया नया चीज सीखिए, आपके ब्रेन को बढ़ा देंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।